नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली समस्या गायनेकोमास्टिया की। तो क्यों होता है गायनेकोमास्टिया, आखिर ये क्या है, इसके लक्षण के साथ ही हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर दीपक कोठारी, जो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। गायनेकोमास्टिया, डॉक्टर साहब, अगर इसके सरल शब्दों में समझा जाए तो इसकी क्या कुछ परिभाषा हो सकती है, किस तरीके से समझा जा सकता है? गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है पुरुषों के बढ़े हुए स्तन। पुरुषों में नॉर्मली एक नॉर्मल साइज के स्तन रहते हैं, तो जब उनका साइज बढ़ जाता है, जिसमें या तो फैट बढ़ता है या अंदर जो ग्लैंड्स रहते हैं वो बढ़ते हैं, उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो इसके भी ग्रेडिंग्स होती हैं, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जिसमें कि किसी किसी में तो बहुत ज्यादा बढ़ के स्तन एक फीमेल के स्तनों की जैसे दिखाई देते हैं। गायनेकोमास्टिया टर्म मतलब पुरुषों के बढ़े हुए स्तन। जी, अब इस पर थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा करें डॉक्टर साहब। तो हमारे शरीर में जो है हार्मोन की बहुत विशेष भूमिका होती है। जो बदलाव आते हैं वो हार्मोन के कारण होते हैं। तो स्टेरॉइड और एंड्रोजन, ये जो प्रमुख हार्मोन है, क्या ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? और अगर इसका सिक्रेशन हो रहा है तो कैसे पता चलता है कि हमें जो इसकी ओर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है या इस तरह की समस्या की ओर बढ़ रहा है? हाँ, ये आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है कि हार्मोन्स की वजह से 90% जो गायनेकोमास्टिया होते हैं उनका कारण ये हार्मोन्स ही होते हैं, जो कि बॉडी में जो नॉर्मल हार्मोन्स है, अब नॉर्मल नहीं। नॉर्मली गायनेकोमास्टिया है 40 से 50% जो वो पुरुष होते हैं उनमें होता है। बहुत लोगों में माइल्ड होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। प्यूबर्टी, जब आदमी की ग्रोथ होती है तो एक हार्मोन का रेशियो होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन कम होता है। पर जब प्यूबर्टी होती है तो कभी कभी ये होता है कि एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है बॉडी में। उसकी वजह से ये जो ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट के, स्तनों के, ये बढ़ने लग जाते हैं और इससे गायनेकोमास्टिया होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग गायनेकोमास्टिया बोलते हैं उसका कारण ये है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स में, जैसे थायराइड में, अगर एड्रिनल्स करके हमारे जो है वो, या पिट्यूटरी करके जो ग्लैंड्स है बॉडी में, उनके हार्मोन्स के बढ़ने से, उनमें बीमारी आने से भी गायनेकोमास्टिया होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। बट वो समझ 1 से 2% लोगों में ही ये एक हार्मोन्स कारण होते हैं। तो जब भी गायनेकोमास्टिया होता है हम लोग टेस्ट करवाते हैं, पूरा हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और 99% टाइम हमको नॉर्मल मिलते हैं। जी। अच्छा, गायनेकोमास्टिया होने का एक और कारण है स्टेरॉइड्स। अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं या कुछ और कारण से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली गायनेकोमास्टिया कराता है। जी डॉक्टर साहब, अब अगर इसके लक्षणों की बात करें तो कब पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो इस ओर बढ़ रहा है, इस समस्या की ओर बढ़ रहा है? वो कैसे पहचाने, कैसे जाने और अपना इलाज शुरू करे, लेकिन उसके पहले लक्षण तो समझा जाए। जी, तो गायनेकोमास्टिया जनरली स्टार्ट होता है जब ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ स्पट आता है बच्चों में, जब आफ्टर 8 to 9 ईयर्स जब हाइट वगैरह बढ़ने लग जाती है, बॉडी पूरी बढ़ने लग जाती है, तब स्टार्ट होता है। तो इसका जो फर्स्ट नोटिस में जब आता है, आजकल टीनेजर्स कई हमको गायनेकोमास्टिया मतलब 11 या 12 साल में दिखाने आ जाते हैं कि इनका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसा करके, क्योंकि वो ग्रोथ स्पॉट का एकदम पीक टाइम रहता है। बट नॉर्मली जो विजिबल गायनेकोमास्टिया है जो रहता है वो 15 साल के बाद हम लोग बोलते हैं। तो 15 साल से ये 55 ईयर्स तक कभी भी हो सकता है, जब भी ऐसे हार्मोन्स का थोड़ा इम्बैलेंस होता है, हो सकता है। पर जनरली ये प्रॉब्लम यंग पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, बिलो 30 ईयर्स। तो हम बोलते हैं 15 ईयर्स से बाद से 30 ईयर्स तक गायनेकोमास्टिया के पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं। जी। और इसको नोटिस कैसे करना है? नोटिस मतलब वही है कि आप नॉर्मली अपने बॉडी को देखते हैं तो एक साइज से बढ़ता हुआ साइज दिखता है ब्रेस्ट का, एंड स्किन थोड़ी सी लूज होने लग जाती है और स्किन थोड़ी सी लटकने लग जाती है। तो मेल्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, पुरुष लोग के अपने उसको लेके, अंदर जो मसल्स होते हैं, और आजकल लोग एक्सरसाइज वगैरह में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ये देखते हैं कि एक्सरसाइज से वो कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है। तो ये नोटिस में आता है गायनेकोमास्टिया में।
और क्या संवेदनशीलता भी महसूस होती है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त जो बेंच प्रेस करते हैं वो खासतौर पर चेस्ट की एक एक्सरसाइज होती है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन क्या सेंसेशन, क्या ऐसी कुछ संवेदनशीलता सक्रियता भी महसूस करते हैं क्या? हाँ, ये मेनली गायनेकोमेस्टिया जो हमारे पास दिखाने आते हैं वो मेनली हिचक की वजह से ही आते हैं। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़े से क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है तो पफीनेस आ जाता है वहां पे, तो डेफिनेटली जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिखने लग जाते हैं और वो अच्छे नहीं दिखते, मतलब उससे थोड़े से बोलते हैं एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है पुरुषों के लिए। खासकर आजकल की जो जनरेशन है जो टी शर्ट्स वगैरह बहुत पहनती है, थोड़ा अपन टाइट फिट का ड्रेस पहनते हैं, वो पहन नहीं पाते हैं, उनसे उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि अपीयरेंस उनका खराब है। उनको ग्लैंड बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं, पर अपीयरेंस खराब डेफिनेटली आता है, जिसकी वजह से आते हैं। तो संवेदनशीलता ही कारण है गायनेकोमेस्टिया को दिखाने का और उसके ट्रीटमेंट के से रिलेटेड मेनली। डॉक्टर साहब, लक्षण भी समझ लिया हमने कि किस तरीके के लक्षण पर समझ में आता है कि अब इस पर कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। चूंकि कारण की बात, बहुत कारण समझना बहुत जरूरी डॉक्टर साहब, क्योंकि क्या इसके लिए अब आधुनिकता की जो जीवन शैली, जिस तरीके से लोग अब आज की लाइफस्टाइल है, क्या वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है? नशा भी आजकल देखने में आया कि बहुत सारी बीमारियों के पीछे एक प्रमुख वजह है। क्या ये वही कारण है जो कि ज्यादातर बीमारियों में जो देखे जाते हैं? क्या यही कारण गायनेकोमास्टिया में भी है? स्टडीज वाइज नशा, सिगरेट या तंबाकू के सेवन या इससे रिलेटेड गायनेकोमेस्टिया का अभी प्रूवन नहीं है रोल, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्टेरॉइड्स जो लेते हैं, कई बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा लेते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि बहुत सारी मिक्स ऑफ दवा लेते हैं, तो कई दवाओं में स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ये गायनेकोमेस्टिया होता है। तो हम लोग सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है तो ये पूछते हैं कि जिम लेते हो, बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा अगर लगे हुए हो, या किसी ने आपको स्टेरॉइड लेने तो नहीं बोला है, क्योंकि आजकल लोग प्रोटीन्स बहुत खा रहे हैं जिम जाते समय, अदर क्रिएटिनिन और काफी चीजें खा रहे हैं, और स्टेरॉइड्स भी खाते हैं, वो छुपा के खाते हैं, बट वो एक कारण है, प्रमुख कारण है गायनेकोमेस्टिया होने का। बाकी नशा से तो अभी कोई स्टडीज आई नहीं है जो कि रिलेट करे कि गायनेकोमेस्टिया उनसे होता है। तो नशा एक प्रमुख कारण प्रमुख तौर पे नजर नहीं आता स्पष्ट तौर पर, लेकिन हाँ जो दवाइयाँ जो एक्सरसाइज के समय जो आप जैसे बता रहे क्रिएटिन लेते हैं या फिर जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदार दिखते हैं अभी तक इस पूरी समस्या के पीछे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने लक्षण की बात की और वजह की बात कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम समझना चाहें तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम किस तरीके की ट्रीटमेंट से लेकर पा सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट मेनली गायनेकोमेस्टिया का मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा कि हम लोग कैसे उसको डायग्नोस करते हैं, कैसे उसमें ट्रीट करते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए जैसे मैंने बोला ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया मतलब सिर्फ जो थोड़ा सा ब्रेस्ट का स्तनों का साइज बढ़ जाता है और जो निप्पल्स का एरिया होता है वो थोड़ा पफीनेस मतलब एनलार्ज हो जाता है। ग्रेड 2 में स्किन का साइज भी बढ़ता है, अंदर ग्लैंड्स भी बढ़ते हैं और फैट जो होता है ग्लैंड्स के अराउंड स्तनों के वो भी बढ़ने लग जाते हैं। ग्रेड 3 मतलब स्किन काफी बड़ा दिखने लग जाता है और फैट की संख्या मात्रा भी काफी बढ़ जाती है। और ग्रेड 4 मतलब स्किन लटक जाता है गायनेकोमेस्टिया होने, जैसे फीमेल्स का स्किन होता है वैसा लटकने लग जाता है और ग्लैंड्स बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें टोसिस करके टर्म यूज होता है, टोसिस मतलब लटकना वो बोलते हैं। तो जनरली जो हम लोग गायनेकोमेस्टिया देखते हैं वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लेवल के देखते हैं। ग्रेड 1 है कि इसका ट्रीटमेंट है, थोड़ी आप एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा फैट लूज होगा और ग्लैंड्स अगर थोड़े कम है तो वो फैट वहां से लूज होगा, मसल बिल्डअप होगा तो अपने आप ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 में जब फैट और ग्लैंड दोनों बढ़ गए हैं तो वो एक्सरसाइज से भी कम नहीं होगा, उसमें फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें एक छोटे से बहुत छोटे से नहीं के बराबर इंसिजन से हम लोग ग्लैंड्स को पूरा रिमूव करते हैं एंड फैट को सक्शन करते हैं। आजकल लेजर लाइपोसक्शन होता है और कन्वेंशनल लाइपोसक्शन होता है, कई तरीके से फैट को पूरा सक करके उसको एक शेप दिया जाता है ब्रेस्ट को, मेल ब्रेस्ट के शेप देने का। ग्रेड 3 में आएंगे तो ग्रेड 3 और 4 में कभी कभी हमको स्किन को भी टैकल करना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन ने फैट और ग्लैंड्स को निकाल दिया है तो भी स्किन तो बहुत ढीला है, वो तो ढीला रहेगा, तो एक पोर्शन ऑफ स्किन भी हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है। और आजकल आधुनिक तरीके से जो करते हैं तो हम लोग इसको एक नियर स्कारलेस सर्जरी बोलते हैं,
इसमें आपको निशान नहीं विजिबल होता है, और जिस कारण से आप करा रहे हैं वो कारण बहुत अच्छे से अचीव होता है, और इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है। मतलब पेशेंट जो रहते हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं गायनेकोमास्टिया से। तो कुल मिलाकर ये 3 तरह से 3 चरणों में इसका इलाज संभव है, जो कि यहाँ उपलब्ध है, जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा और विस्तार से समझे। आप बता रहे हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर जाहिर सी बात है जिसे समस्या हो रही है उससे खासा उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभाव पड़ता है। क्या उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ऐसी चिकित्सा देनी पड़ती है या ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है? और जो आप जो बता रहे हैं कि 3 चरणों में इसका इलाज संभव है, और वो कुछ क्या कहाँ कुछ वो इलाज मिल सकता है? क्या आप की संस्था में भी वो इलाज संभव है? जी नहीं, मनोवैज्ञानिक उनकी जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लोग जो कारण है वो कारण हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो जिसके लिए जो पुरुष और मरीज जो कॉन्शियस होते हैं, वो कारण अगर ठीक हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत पड़ती है। हाँ, जो इलाज है वो बहुत इजीली मतलब हम लोग करते हैं, बहुत रूटीनली करते हैं। गायनेकोमास्टिया केसेस मैं मतलब मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन एक गायनेकोमास्टिया के पेशेंट आते हैं और करा के जाते हैं और बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग सर्जरी है, जिसमें कि मरीज जो है बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है आगे, क्योंकि सबको करियर प्लान करना है, सबको मतलब हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है, पूरे शरीर अच्छा दिखना चाहता है। तो उसके लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है, और ये करेक्टेबल है, पॉसिबल है इसको करेक्ट करना, तो फिर क्यों नहीं करेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल, और जब हमारे पास ये पॉसिबल है और सुविधाएं हैं, ये सेवा उपलब्ध है, ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है एक राहत वाली बात है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल जो उठता है, क्योंकि हर जो समस्या है या बीमारी है उसका एक एज, हालांकि ये बीमारी नहीं है लेकिन उसका एक एज ग्रुप होता है। आपने एज ग्रुप के बारे में बताया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या जैसे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से ये दिखता है, और कितने एज ग्रुप में ये संभव है? जी जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली 10 से 11 साल के बच्चे भी कभी कभी दिखाने आ जाते हैं कि हमको साइज बहुत बढ़ रहा है, बट ये राइट टाइम नहीं है इसको ठीक करने का, क्योंकि जब तक ग्रोथ पूरी नहीं होती ऑपरेशन या कोई भी और मेथड से इसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हार्मोन्स उसमें सही से सिक्रीट हो और प्रॉपर ग्रोथ कराएं। हम कहीं भी उसको रोकने जाएंगे तो वो बॉडी के अदर एरियाज को भी हार्म कर सकता है। तो जो एक नॉर्मल एज ग्रुप हम लोग बोलते हैं जिसके बाद से हम लोग गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन करते हैं या ट्रीट करते हैं उसको, वो 16 है। तो अगर कोई यंग पेशेंट भी उसके पहले भी 11 या 12 साल का लड़का भी आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि आपको वेट करना है 16 ईयर्स तक। 16 ईयर्स के बाद ही उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसको उससे जल्दी हम लोग नहीं करते हैं ट्रीटमेंट। तो ये 16 ईयर से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एज इज नॉट लिमिट। कोई मतलब हम बोलते हैं 50 ईयर्स के बाद एक नई जिंदगी चालू होती है, तो लोग कई ऐसे भी हैं जो 55 ईयर्स 56 ईयर्स में भी गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन कराए हैं। इट इज फॉर यंग दिखने के लिए है मेनली। जी, अच्छा दिखने के लिए। जी। खान पान की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे विषय जो है खान पान से जुड़े होते हैं जब हम ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, क्या खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है? देखिए, डाइट कंट्रोल हर जगह जरूरी है। डाइट कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसे अगर ध्यान दिया जाए तो बॉडी आधी फिट वैसे ही रहती है। जैसे गायनेकोमास्टिया में मैंने बताया कि 2 चीज होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि खान पान से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा चीज होता है फैट। कई लोगों के स्तनों में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर खान पान कंट्रोल नहीं रहेगा, फैट का जमाव होगा बॉडी में, तो फैट ये सब जगह पे ही जमा होता है। पुरुषों में जनरली ये पेट में जमा होता है और जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहां पे जमा होगा। महिलाओं में जनरली पेट और बैक में जमा होता है। तो खान पान तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है, खान पान का कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ ये विषय है डॉक्टर साहब। ऐसे में अगर ये हार्मोन को बैलेंस करना है तो दवाइयाँ कितनी कारगर हैं? क्या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जो आप दवाइयाँ देते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म में खानी होती है? नहीं, अगर गायनेकोमास्टिया हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है, जिसमें कि हम लोग जब हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं उसमें हार्मोन लेवल अबनॉर्मल आते हैं, तो गायनेकोमास्टिया का जो ट्रीटमेंट है वो ग्लैंड्स को सप्रेस करने के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं और हार्मोन्स को कंट्रोल में लाने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं। उससे गायनेकोमास्टिया ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है।
बट मैंने जैसे बताया 90% केसेस के ऊपर ऐसे हैं जिनका हार्मोनल कारण हार्मोनल है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस कारण नहीं है, वो हार्मोन की संख्या ज्यादा होना उसका कारण है। तो उसमें हम लोग दवाइयां नहीं देते हैं, उसका ट्रीटमेंट इलाज सिर्फ सर्जिकल उसमें आता है, जिसमें कि हम लोग वो ग्लैंड को निकाल देते हैं। वो ग्लैंड वैसे भी मेल्स में कुछ यूज का नहीं है, ना वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ना वो कुछ आता है, तो हम लोग उसको एक प्लेन में रख के निकाल देते हैं। लोग सर्जरी से घबराते हैं, पर मैं बताऊं ये बहुत सेफ सर्जरी है, इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत मिनिमल होते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना भी जरूरी है अगर मैं सर्जरी की बात कर रहा हूं तो इसमें हिमेटोमा होना, जैसे कि ब्लड का जमाव होना, और या कुछ कलेक्शन होना, यही सब होते हैं जनरली हार्मोन, अगर इसको ठीक से किया जाए तो इसके लिए हम लोग सर्जरी करने के बाद 3 वीक से 4 वीक्स तक एक गारमेंट्स बनते हैं, इसके प्रेशर गारमेंट बोलते हैं, जो कि ऊपर से दबाव बनाए रखते हैं इसमें टिश्यू स्किन पे। उससे ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत मिनिमल हो जाते हैं, और इसका रिकवरी टाइम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे से हम लोग रूटीनली बोल देते हैं मरीज को कि अपना आप रूटीन वर्क कर सकते हैं, और 7th डे से हम लोग एक्सरसाइज अलाउड कर देते हैं। आपको जो रूटीन एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब आपको अलाउ कर देते हैं। तो ये इतने फ़ायदे होते हैं और इतना बहुत ही सहज और बहुत सरल तरीके से पूरी सर्जरी होती है। डॉक्टर साहब ये समझना चाहेंगे कि जो ये शुरुआत होती है, जो ट्रीटमेंट की जो शुरुआत होती है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है सर्जरी से लेकर, अगर अंतिम समय तक हम बात करें, या भविष्य में भी इसे लेकर जांच करानी होती है? नहीं, भविष्य में जांच तो जनरली नहीं करानी। हम लोग इसका ड्यूरेशन ऐसा होता है कि हमारे पास दिखाने आते हैं, हम बस इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, एक सर्जरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और एक हार्मोन्स का चेकअप वगैरह कराते हैं, हिस्ट्री पूरी लेते हैं, और 2-1 दिन में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सब आ जाती हैं, उसको एवेल्युएट कर लेते हैं। 3rd डे सर्जरी कर लेते हैं। 4th डे पेशेंट डिस्चार्ज होके मतलब चला जाता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह पेशेंट आता है, सर्जरी कराता है, शाम तक अपने घर, एंड नेक्स्ट डे से अपना रूटीन वर्क कर सकता है। और फिर मैंने बताया कि अपना एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज वगैरह भी 1 वीक बाद तक हम लोग अलाउ कर लेते हैं, और 1 मंथ में ये पूरा रिजॉल्व हो जाता है। फिर हम लोग फॉलोअप के लिए नहीं बुलाते, 1 मंथ में आपको कंप्लीट रिजल्ट मिल जाता है गायनेकोमेस्टिया का। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम बाकी इस कार्यक्रम के जरिए जब हम दूसरे डॉक्टर से भी जुड़ते हैं तो जरूर पूछते हैं। बहुत सारी समस्याएं अनुवांशिक भी देखी गई डॉक्टर साहब, तो क्या ये समस्या भी क्या अनुवांशिक हो सकती है क्या? अनुवांशिक हो तो सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक इम्पैक्ट वाली समस्या है, मतलब ये मानसिक रूप से ज्यादा दबाव डालती है। तो मैं इसको अनुवांशिक तो नहीं बोलूंगा, बट वो देखने का नजरिया है। बिल्कुल देखने का नज़रिया, लेकिन अगर इसका बेहतर इलाज उपलब्ध है तो इसमें घबराने और शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देखने में आया कि लोग छुपाते हैं, ये सब चीज़ें बता नहीं पाते, या फिर बहुत वक्त लग जाता है इसमें। दर्शकों को मैं 2 ही सलाह देना चाहूंगा। एक, आप देखिए, आप हर आदमी को अच्छा दिखने का शौक है, और हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग आपके इलाज और आपको पूरा समाधान देने के लिए बैठे हैं। दूसरा चीज है, गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी सर्जरी है जिसका रिजल्ट इतना रिवॉर्डिंग है कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको वो समस्या से आगे जूझना ही नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निर्भय होके, और मतलब बिल्कुल बिना डरे आप डॉक्टर को दिखाएं और इसको ट्रीट कराएं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है, कुछ ऐसा ज्यादा वो भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम के जरिए और आज के एपिसोड के जरिए तमाम जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपक कोठारी हमारे साथ जुड़े, और आज हमने गायनेकोमास्टिया के बारे में चर्चा की है, और अगले एक विषय पर आपसे ज़रूर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।